Hello students, today I am going to teach you Business Studies class 11th, lesson number 4, Business Services. All of you subscribe my channel to get latest videos on other topics. Today I am going to discuss about business services. बेटा बिजनेस सर्विसेज क्या होती है? तो बेटा बिजनेस सर्विसेज में बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस एंड वेयर हाउसिंग जैसी सर्विसेज को हम बोलते हैं बिजनेस सर्विसेज। बेटा ये सारी सर्विसेज इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये हमारे बिजनेस को स्मूथली फंक्शनिंग करने में या रन करने में हेल्पफुल होती है। और बेटा बहुत सारी वैरायटी ऑफ सर्विसेज हैं जो कि इकोनॉमी में अवेलेबल है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स और नेचर ऑफ सर्विसेज। बेटा फर्स्ट इज इनटेंजिबल, मतलब बेटा बिजनेस सर्विसेज जो होती हैं वो होती हैं इनटेंजिबल, जो हमें दिखाई नहीं देती, इसको हम टच नहीं कर सकते, बट ओनली वी एबल टू फील इट। मीन्स services are those which we unable to see and touch but one can feel it, हम उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और बेटा बिजनेस सर्विसेज जो होती हैं बेटा वो हम बिना अवेल किए उसका एक्सपीरियंस नहीं ले सकते। मीन्स जैसे कि बिना किसी मूवी को देखे हुए हम ये नहीं कह सकते कि मूवी अच्छी है कि ख़राब है, ठीक है। किसी भी रेस्टोरेंट में जब तक हम जाएंगे नहीं तब तक हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ की सर्विसेज कैसी है। तो मीन्स बिना सर्विसेज को अवेल किए हम उसके एक्सपीरियंस को गेन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारा है लैक ऑफ होमोजेनिटी और इनकंसिस्टेंसी। मतलब बेटा क्या होता है कि सबसे पहले जानना है हमको कि होमोजेनिटी क्या होती है। होमोजीनियस मतलब होता है बेटा एक जैसा, यहाँ लिखा है लैक ऑफ, तो सर्विसेज हमेशा एक जैसी नहीं होती है। और फिर बोला है इनकंसिस्टेंसी, तो कंसिस्टेंसी का अपोजिट है इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब होता है एक जैसा जो कि चेंज ना हो, विदाउट एनी चेंज, बट यहाँ पे लिखा है इनकंसिस्टेंसी मीन्स अपोजिट ऑफ दैट, यानी कि सर्विसेज हमेशा चेंज होती रहती है। मतलब बेटा कहने क्या होता है कि जब कभी भी कोई व्यक्ति कोई सर्विस देता है तो वह हमेशा कस्टमर की डिमांड पे होता है। जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं सर प्लीज़ टीच इन इंग्लिश, सम स्टूडेंट्स विल कमेंट सर प्लीज़ टीच इन हिंदी, बट कुछ स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं कि सर प्लीज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके बताइए, पढ़ाइए। मतलब बेटा क्या हो गया, जैसे हमारे व्यूवर्स होते हैं यानी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उसके हिसाब से हम लेक्चर लेते हैं। कोई बोलते हैं सर थोड़ा शॉर्ट बताइए, शॉर्ट पे हमको हर चीज़ को एक्सप्लेन करिए। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हमको बहुत ही एलेबोरेट में एक्सप्लेन्ड वे में एक्सप्लेन करिए आप। तो बेटा क्या होता है, तो जैसे कस्टमर होते हैं या जैसे हमारे स्टूडेंट होते हैं उसके हिसाब से हम उनको वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और बेटा कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेम सर्विस, जैसे बैंकिंग है तो हर बैंक की सर्विस अलग अलग होती है। जैसे रेस्टोरेंट है तो हर रेस्टोरेंट की सर्विस अलग अलग होती है। भले ही सारे रेस्टोरेंट हैं लेकिन सर्विसेज आर डिफर फ्रॉम वन टू अदर। थर्ड पॉइंट बेटा हमारा आता है इन्वेंट्री लॉस। हेयर इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक, मीन्स सर्विसेज को हम स्टोर नहीं कर सकते, वी अनेबल टू स्टोर सर्विसेज। मतलब सर्विसेज तुरंत की तुरंत कंज्यूम की जाती है और अगर आपने कंज्यूम नहीं किया तो वो ख़त्म हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए 10 तारीख को सिनेमा हॉल में मूवी लगी है कोई और 3 से 6 का शो है। 100 सीट थी बेटा, उसमें 80 टिकट बिक गए मगर 20 टिकट नहीं बिक पाए, 20 सीट खाली थी। अब 3 से 6 के वो टिकट नहीं बिका, अब वो सीट खाली रह जाएगी। मतलब उसको हम स्टोर नहीं कर सकते कि इसको नेक्स्ट शो में इसको यूज़ कर लें। ऐसा नहीं कि नेक्स्ट शो में आप 100 और प्लस 20 पिछला आप टिकट 120 सेल कर दोगे, नो। जो 20 टिकट नहीं बिक पाया अब वो सीट खाली रह गई, उसका लॉस हो गया, उसको हम स्टोर नहीं कर सकते। नाउ फोर्थ इज अवर नॉन ट्रांसफरेबिलिटी और इनसेपरेबिलिटी। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी मतलब कि हम सर्विसेज को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सपोज कोई डॉक्टर है, डॉक्टर गुप्ता, आप उनसे कराते हैं इलाज, या डॉक्टर वर्मा उनसे कराते हैं इलाज, तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर वर्मा की जगह कोई और आपका इलाज करे। इफ़ यू हैड टेकन अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर वर्मा then you have to take treatment by that only, or
इनसेपरेबिलिटी मीन्स डॉक्टर और सर्विसेज, उन दोनों को आप सेपरेट नहीं कर सकते। जब डॉक्टर वहाँ पे रहेगा तभी सर्विस देगा, ऐसा नहीं डॉक्टर वहाँ पे ना रहे और सर्विस देता रहे, इज इट नॉट पॉसिबल। सो दैट वी अनेबल टू सेपरेट डॉक्टर फ्रॉम हिज सर्विसेज, टीचर फ्रॉम हिज टीचिंग। एंड फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट इज कस्टमर्स पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट। तो इसका मतलब क्या होता है कि कस्टमर का भी पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर टीचर ने पढ़ा दिया, बच्चा बाद में आया उसको ले लेगा, नो। वेन द टीचर इज टेकिंग अ क्लास or teaching in the class, at that particular point of time student also have to be present in that class for taking lectures. Is it clear? Now we will discuss about types of services. There are three categories of services. One is business services, second is social services, and third is personal services. But in this we study about only business services. So the business services are those services which are used by the business enterprises to carry on business activities more smoothly. For example, banking, insurance, transportation, warehousing, communication. मतलब बेटा बिजनेस सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करता है अपने बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए। गॉट इट? नाउ एग्जाम्पल क्या है? बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। नाउ सोशल सर्विसेज, व्हाट आर सोशल सर्विसेज? तो बेटा दीज आर दोज सर्विसेज टू अचीव वॉलंटरी, टू अचीव social goals or to uplift society at a large. These services are able to improve the living standard of the people of a society, such as healthcare, improved sanitation in slum areas, education, etc. These are some examples of social services. Now next is our personal services. Personal services are experienced differently by different customers. These differ according to service provider. These also depend upon customer demand and preferences. For example, tourism, a restaurant. और थोड़ा जैसे एग्जाम्पल के लिए रेस्टोरेंट में क्या होता है, किसी को खट्टा पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को तीखा पसंद है, किसी को साउथ इंडियन, किसी को चाइनीज़, किसी को कॉन्टिनेंटल, तो अलग अलग तरीके से लोगों की चॉइस होती है। तो यहाँ पर पर्सनलाइज सर्विसेज दी जाती हैं, यानी कस्टमर के अकॉर्डिंग उस सर्विसेज को उन्हें प्रोवाइड की जाती है। बट अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वेरियस कैटेगरीज ऑफ बिजनेस सर्विसेज। तो बेटा बिजनेस सर्विसेज में भी कई चीज़ें हैं जिसे हम अभी वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो पहला है बैंकिंग, इंश्योरेंस, नेक्स्ट पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज, नेक्स्ट इज वेयर हाउसिंग सर्विसेज एंड नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस यू अबाउट बैंकिंग सर्विसेज। बट आता है कि बैंकिंग सर्विसेज में क्या है। तो द बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच अट्रैक्ट मनी ऑन डिपॉजिट्स फॉर द पर्पज़ ऑफ बीइंग लेंड टू द इंडस्ट्रीज़। मतलब बेटा बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशंस होता है जिनके पास सरप्लस मनी होता है, वो लोग पैसे अपने बैंक में जमा करते हैं और बैंक के पास जो पैसे जमा होते हैं मीन्स डिपॉजिट्स होते हैं, वो पैसे वो नीडी पीपल सच एज इंडस्ट्रीज़, बिजनेस सेक्टर लोगों को एज अ लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है बेटा। तो बेटा इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949, एक्ट 1949। कौन सा एक्ट है? इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। उसके हिसाब से बैंकिंग का मतलब क्या होता है बेटा? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। मतलब बेटा इसका क्या हुआ कि पैसे को स्वीकार करना लोगों से, मतलब कि पब्लिक, जनरल पब्लिक से पैसे लेना। बैंक लेती है पैसा आप लोगों से, जमा करती है आपका पैसा। क्यों करती है जमा? उसको किसी और को देती है लोन के पे या फिर कहीं इन्वेस्ट करती है। ये है डेफिनेशन ऑफ बैंक। नाउ वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट्स वी ओपन इन बैंक। तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू some of those accounts which we able to open in bank. First is बेटा सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। बेटा सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है? ए पर्सन कैन ओपन अ सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग अ स्मॉल सम ऑफ मनी। मतलब
थोड़ा थोड़ा पैसा 100, 200, 50, 500, 1000 करके ऐसे आप थोड़ा थोड़ा पैसा अपने बैंक में जमा कर सकते हैं और वक्त पड़ने पे, ज़रूरत पड़ने पे आप उस पैसे को निकाल सकते हैं। उस पैसे को निकालने के दो तरीके हैं। अभी तो कई तरीके हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते, ले सकते हैं पैसा आप, ATM से ले सकते हैं, लेकिन स्पेशली जनरली जो होता है बैंक से लेने का तरीका क्या है, आप बैंक में जाएंगे या तो चेक इशू करेंगे, आप चेक के थ्रू पैसा निकाल सकते हैं आप, नहीं तो वहाँ पे एक फॉर्म मिलता है, इसको बोलते हैं विड्रॉवल फॉर्म, पैसा निकालने का फॉर्म, वो भरेंगे आप। लेकिन उसके साथ में आपको बैंक से मिलती है पासबुक, साथ में वो भी प्रेजेंट करनी होगी। तो इस तरीके से आप पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं और इस पर जनरली बैंक आपको कुछ इंटरेस्ट भी देती है। सेकेंड बेटा आपका है करंट डिपॉजिट अकाउंट। बेटा करंट डिपॉजिट अकाउंट जो होता है वो जनरली बिजनेसमैन का खुलता है। उसके लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, GST नंबर वहाँ पे देना होगा, अपनी फॉर्म का नाम बताना होगा, उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने होंगे और कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। तो वो बिजनेसमैन आसानी से अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, जिसे बोलते हैं हम करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या फ़ायदा होता है कि वो कभी भी कितना भी पैसा कितने भी बार जमा कर सकते हैं बैंक में और ज़रूरत पड़ने पे इस पैसे को निकाल सकते हैं। इसके लिए उन्हें चेक फैसिलिटी मिलती है और वो चेक के माध्यम से पैसा निकाल सकते हैं। इसमें पासबुक नहीं मिलती है, बल्कि समय समय पे बिजनेसमैन बैंक से बैंक स्टेटमेंट ले सकता है कि उसने कितना पैसा जमा किया है और कितना पैसा निकाला है। और इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है अकाउंट होल्डर को, और बिजनेस जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है करंट अकाउंट होल्डर्स को, उसके लिए वो कुछ चार्जेस भी काटती है। थर्ड है आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट वह अकाउंट होता है जिसमें हम एक निश्चित पैसा, जैसे एग्जांपल के लिए 100 रुपया 3 साल के लिए मंथली, तो हम 3 साल तक मंथली मतलब हर महीने 100 रुपये जमा करेंगे बैंक में, और जब 3 साल पूरा हो जाएगा तो वो सारा पैसा प्लस इंटरेस्ट हमें वापस मिल जाएगा। ये होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में सेविंग बैंक अकाउंट की कंपैरिजन में थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। बेटा फोर्थ है हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है बेटा, एक निश्चित अमाउंट हम एक निश्चित समय के लिए, स्पेसिफिक अमाउंट फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हम जमा करते हैं। सपोज़ मैंने जमा किया 1 लाख रुपीज़ फॉर 2 ईयर्स, तो एक बार में ही जमा हमने कर दिया 1 लाख रुपीज़ 2 ईयर्स के लिए। तो बेटा क्या होगा, 2 साल के बाद वो 1 लाख रुपया प्लस उस पर इंटरेस्ट मिला के मुझे मिल जाएगा वापस। और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, मतलब करंट अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है, उससे थोड़ा ज़्यादा मिलता है सेविंग पे, उससे थोड़ा ज़्यादा मिलता है रिकरिंग पे, और सबसे ज़्यादा मिलता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। उसमें चेक फैसिलिटी नहीं होती, उसमें पासबुक नहीं मिलती है, बल्कि जो पैसा आपने जमा किया है उसका एक मिलता है रिसिप्ट, इसको बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट, FDR। नेक्स्ट बेटा होता है हमारा मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। बेटा मल्टीपल ऑप्शन में क्या होता है, यह एक प्रकार का सेविंग अकाउंट ही होता है, मगर उसी में हमको फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट का भी बेनिफिट मिलता है। सपोज़ हर बैंक का अलग अलग सिस्टम होता है, 20,000, 30,000, 50,000 मिनिमम होता है। इसके अलावा इसके ऊपर जितना पैसा जमा होगा बैंक में आपका, तो वो सेविंग अकाउंट में ही बेटा अपने आप पैसा फिक्स हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मेरा लिमिट है 50,000, लेकिन मेरे अकाउंट में है 80,000, तो 50 छोड़ के जो 30 ज़्यादा है, यानी 80 - 50, 30 पैसा एक्स्ट्रा है, वो अपने आप फिक्स हो जाएगा। इससे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमको बार बार फिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना उसको ब्रेक करने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें फ़ायदा बड़ा ये हुआ कि जितना पैसा एक्स्ट्रा है वो अपने आप फिक्स हो जाएगा, तो उसमें हमको मिलेगा फिक्स रेट से इंटरेस्ट। लेकिन अगर कभी भी हमको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो पूरा 80,000 भी हम निकाल सकते हैं। इसी को बोलते हैं मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। बट नेक्स्ट आता है हमारा सम इम्पॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड बाय बैंक। अब बैंक हमें कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि बैंक ड्राफ्ट। बेटा बैंक ड्राफ्ट में क्या होता है, जैसे चेक में होता है कि हमने चेक किसी को इशू कर दिया, अकाउंट में पैसा हो चाहे ना हो, लेकिन जिस डेट की हमने चेक काटी है उस डेट पे पैसा होना चाहिए। ठीक है, जैसे आज 10 तारीख है, मैंने डाला है चेक में डेट 15 तारीख, आज भले ही पैसा ना हो, लेकिन 15 डेट को पैसा होना चाहिए बैंक में, ताकि जिसको मैंने चेक काटा है वो पैसा निकाल सके। लेकिन जो बैंक ड्राफ्ट होता है, बैंक ड्राफ्ट को हम लोग बेटा डिमांड ड्राफ्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है बेटा,
जो किसी को हमें पेमेंट करना है अगर, उतना पैसा हमें पहले अकाउंट में जमा करना पड़ेगा, तो फिर बैंक जो होगा उसके नाम से एक डिमांड ड्राफ्ट जारी करेगा, इशू करेगा। इसमें फ़ायदा बड़ा ये होता है कि ये कभी भी बाउंस नहीं हो सकता, मीन्स चेक कभी भी डिसम्बर नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जितना पैसा हमें देना है वो पैसा हमने पहले ही बैंक में जमा कर दिया है, तब जा कर के बैंक ने हमको वो पेपर इशू किया है। तो इसलिए जनरली ज़्यादातर लोग आजकल डिमांड ड्राफ्ट या बैंक ड्राफ्ट के ज़रिए ही पैसा स्वीकार करते हैं, क्योंकि इसमें पता है कि पैसा आसानी से मिल जाता है। फिर नेक्स्ट बता आपका आता है बैंकर्स चेक पे ऑर्डर। तो बेटा ये भी दिस इज़ अ डॉक्यूमेंट विच इंस्ट्रक्ट अ बैंक टू पे अ सर्टेन सम टू अ थर्ड पार्टी। Such orders are normally acknowledged by the bank, which provide a guarantee that the payment will be made. It is a kind of bank draft which is payable within the town, means local, बाहर नहीं, अपने ही एरिया में अगर हमें किसी को देना है पैसा तो अपने बैंक से हम बैंकर्स चेक भी लेकर के उसको दे सकते हैं। लेकिन हमें लोकल नहीं बल्कि आउटसाइड सिटी, आउट ऑफ स्टेशन भेजना है, चेक पैसा देना होता है तो हम बैंक ड्राफ्ट लेते हैं। लेकिन लोकल ही किसी को पैसा पे करना है तो हम बैंक से बैंकर्स चेक के जरिए भी पैसा इशू कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। फिर बड़ा थर्ड आता है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ये कस्टमर को एक ऐसी फैसिलिटी मिलती है जो कि करंट अकाउंट होल्डर को ही मिलती है। इसमें क्या होता है बेटा, उनका पैसा जितना बैंक में है वो तो निकाल सकते हैं, लेकिन उसके अलावा एक बनती है लिमिट, ओडी लिमिट। जैसे किसी की लिमिट है 1 लाख की, पैसा है तो आ सकते हो, लेकिन पैसा नहीं भी है तो पर भी आप 1 लाख रुपीज़ के अंदर पैसा विड्रॉ कर सकते हैं या किसी को पेमेंट कर सकते हैं। इसमें फ़ायदा क्या होता है कि जितने समय के लिए लिया पैसा आपने, अगर डेज़ में 5 डेज़ 10 डेज़, तो सिर्फ उतने ही दिन का आपको इंटरेस्ट लगेगा। और नेक्स्ट पता होता है कैश क्रेडिट, सीसी अकाउंट। सीसी अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें कस्टमर को उसके स्टॉक के अगेंस्ट या उसके टर्नओवर के बेसिस पे, स्टॉक जितना होता है उसके गोडाउन में, उसके बेसिस पे सीसी लिमिट दी जाती है। क्योंकि बैंक को बेटा पता है कि पैसा कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि इस बंदे के पास इतना स्टॉक है, जब ये बेचेगा बैंक के थ्रू करता है दिस ट्रांजेक्शन्स, तो पैसे हमको मिल जाएंगे आसानी से। तो उसकी सिक्योरिटी के अगेंस्ट में उसका सीसी अकाउंट खुल जाता है, और यह भी लगभग ओडी की तरह काम करता है। वर्किंग इसकी ओडी की तरह होती है, मतलब जब चाहिए जितना पैसा निकाल सकते हैं, और जितने दिन में निकालेंगे बेटा सिर्फ उतने ही दिन का आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। और बेटा लास्टली आपका है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन। तो ये बेटा एक निश्चित अमाउंट होता है, एक निश्चित समय के लिए हम निकाल लेते हैं। 1 साल से कम के लिए काम है तो शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं, 1 साल से 5 साल के लिए काम है तो मीडियम टर्म ले लेते हैं, और अगर हमको उससे अधिक समय के लिए पैसे की ज़रूरत होती है तो हम लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं। ये सिक्योर और अनसिक्योर दोनों होता है। सिक्योर मतलब होता है उसके अगेंस्ट में हम कुछ चीज़ मॉर्गेज करते हैं तो भी ले सकते हैं लोन, और चाहें तो बिना किसी चीज़ को मॉर्गेज किए भी लोन ले सकते हैं। फिर बेटा आपका आता है टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, यानी कि हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या नेट बैंकिंग या ई बैंकिंग के थ्रू भी कुछ सर्विसेज अवेल कर सकते हैं बैंक से। जैसे कि पहला है डेबिट कार्ड। आप सब जानते हैं आपके पास जो पेटीएम कार्ड होता है उसी को हम बोलते हैं डेबिट कार्ड। इसमें क्या होता है, जितना पैसा आपके अकाउंट में है आप अपना पैसा कभी भी कहीं से भी निकाल सकते हैं, उसके लिए बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा बेटा होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड की बेटा कुछ लिमिट होती है और आपको कुछ समय मिलता है, जैसे आपको 50 डेज़ का टाइम मिला हुआ है, तो 50 डेज़ की, और इसकी लिमिट है हमारा 50,000। तो 50,000 रुपये के अंदर की शॉपिंग आप कर सकते हैं, पैसा नहीं हो तो पर भी, लेकिन आपको 50 डेज़ के अंदर उस पैसे को बैंक में पे करना होगा। एंड इफ़ यू फेल टू पे दैट मच मनी विद इन द टाइम पीरियड, मतलब निश्चित समय के अंदर आप पैसा नहीं दे पाते हैं, आपको लेट हो गया है, तो आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना होगा। थर्ड बेटा है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो अंडर दिस द फंड इज़ डायरेक्टली ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डायरेक्टली नेट बैंकिंग के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पैसा जमा हो सकता है, ठीक है। और बेटा एक हमारा होता है RTGS। अच्छा पहले बता दूँ आपको मैं कि RTGS मिनिमम ट्रांजैक्शन की वैल्यू जो होती है RTGS में वो होती है 2 लाख रुपया, और इसके लिए नो मिनिमम वैल्यू, देयर इज़ नो मिनिमम वैल्यू फॉर नेफ्ट। RTGS फैसिलिटी जो अवेलेबल है आपको वो 72,000 ब्रांचेस में, और जो NEFT है वो 75,000 ब्रांचेस में आपको अवेलेबल है, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट बेटा हमारा होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट मीन्स RTGS। तो RTGS ये भी एक फ़ंड ट्रांसफ़र सिस्टम है, इसमें हम पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं वन बैंक टू दी अनदर,
ऑन द रियल टाइम बेसिस एंड ग्रॉस बेसिस। तो सेटलमेंट इन रियल टाइम मीन्स जैसे ही आपने पेमेंट किया उसके लिए जिसको पैसा भेजा आपने उसको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, आपने यहाँ भेजा वो वहाँ पे तुरंत पैसे को निकाल सकता है। ठीक है बेटा, ये डायरेक्ट आरबीआई के थ्रू होता है। इसमें 11 अंकों का IFSC कोड होता है, उसके माध्यम से पैसा निकला जाता है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ उसके फीचर्स भी हैं, वही है कि दिस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इज़ कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। देयर इज़ नो फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी। पैसे का डायरेक्टली लेन देन नहीं होता बल्कि अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ई बैंकिंग के ज़रिए। ये सूटेड होता है हाई वैल्यू के लिए। इसमें मिनिमम वैल्यू जो होती है वो 2 लाख होती है। मीन्स 2 लाख से कम करना है तो आप NEFT करते हैं, और 2 लाख या उससे अधिक करना होता है तो RTGS के माध्यम से किया जाता है। और एक बार अगर आपने किसी को पेमेंट कर दिया फाइनली तो उसको आप उससे वापस नहीं ले सकते, मीन्स उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं, इररिकवरेबल। और बेटा फीस जो होती है RTGS की वो बैंक में RBI ने मैक्स की मैक्सिमम लिमिट फिक्स करके रखी है, लेकिन हर बैंक का अलग अलग चार्जेस होता है। अब आपका रहता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ATM मशीन। ATM मशीन आप सब जानते हैं, आपने सब देखा होगा, जगह जगह लगे हुए हैं आजकल, बहुत सारे ATM लगे हुए हैं जहाँ पे आप डेबिट कार्ड डाल करके मशीन में अपना पासवर्ड या पिन नंबर डाल करके एक निश्चित जो भी आपको अमाउंट डालना वो अमाउंट डालेंगे तो पैसा आपको वहाँ पे तुरंत मिल जाता है। इसके लिए आपको बैंक खोलने का इंतज़ार नहीं करना है बेटा, ये 24/7 सर्विस मिलती है आपको, यानी कि हफ्ते के 7 दिन और एक दिन के 24 घंटे, यानी आप दिन रात सुबह शाम कभी भी पैसे आप निकाल सकते हैं उस कार्ड के ज़रिए। फिर बेटा आता है हमारा ई कैश और डिजिटल कैश, जैसे कि आपने देखा होगा पेटीएम वगैरह है। ठीक है, और इसमें क्या होता है आपके पास पैसा जो होगा वो डिजिटल फॉर्म में होता है, उसमें कैश नहीं निकलता है, मगर आप उसकी वैल्यू का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और परचेसिंग भी कर सकते हैं। तो बेटा ये थे आपके बिजनेस सर्विसेज एंड बैंकिंग सर्विसेज। आई होप यू ऑल विल एंजॉय द वीडियो, शेयर इट।